नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है आपके लिए ताजा तरीन बुलेटिन, जहां पर आपके लिए हर वो खबर जो आपके काम की भी है और आपके फायदे की भी। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में 3 दिनों की गिरावट थमी। मंगलवार के दिन बाजार में निचले स्तर से रिकवरी। मिड कैप शेयरों में खरीदारी। सेंसेक्स 274 तो निफ्टी 84 अंक चढ़कर बंद। बजट की तैयारियों के लिए वित्त मंत्री की बैठकों का दौर जारी। आज फाइनेंशियल और कैपिटल मार्केट सेक्टर के दिग्गजों के साथ हुई मुलाकात। एग्री सेक्टर पर भी हुई चर्चा। रोजगार मेले में प्रधानमंत्री मोदी ने दी 71,000 लोगों को नौकरियों की चिट्ठी। युवाओं को बताया राष्ट्र निर्माण की ताकत। अगले साल तक 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य। गुजरात में आज भी बीजेपी का महाचुनाव अभियान। गृह मंत्री अमित शाह की 4 बड़ी जनसभाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी 4 रैलियां। श्रद्धा मर्डर केस में फिर और 4 दिन के लिए बड़ी आफताब की पुलिस रिमांड। कोर्ट में अपना गुनाह कबूला, कहा गुस्से में हुई वारदात। और आज फुटबॉल वर्ल्ड कप में हो रहे 4 मुकाबले। अमेरिका और वेल्स का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर खत्म, लेकिन इस वक्त अर्जेंटीना और सऊदी अरब के बीच कांटे की टक्कर जारी। सऊदी अरेबिया 2-1 से आगे। शुरुआत करते हैं श्रद्धा मर्डर केस से। श्रद्धा वॉकर मर्डर केस के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में हत्या की बात को कबूल लिया है। आफताब ने कहा है कि हीट ऑफ द मोमेंट, यानी उसने गुस्से में श्रद्धा का मर्डर कर दिया। आज केस की स्पेशल हियरिंग में आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। कोर्ट ने आफताब की पुलिस कस्टडी को और 4 दिन के लिए बढ़ा दिया है। डिटेल्स के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता दीपक बिष्ट। तो दीपक, ये थोड़ी बड़ी बात है अगर आफताब ने कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आज क्या कुछ कहा उन्होंने कोर्ट में? क्या कोई जानकारी बाहर आ रही है? उसने क्या जो इकबाल जुर्म है, अगर ये उसने कोर्ट में ले लिया है तो क्या अब सबूतों की उस तरीके से जरूरत नहीं होगी? कैसे ये मामला यहां से आगे जाएगा? बिल्कुल, देखिए आज आफताब को कोर्ट में पेश किया गया था। साकेत कोर्ट में पेश करके फिजिकली वहां पर पेश किया गया था, जहां पर दिल्ली पुलिस ने कई सारी चीज़ें दलीलें दी हैं, जिसमें एक नक्शे का जिक्र दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के अंदर किया था और उसमें कहा था कि इस नक्शे में आरोपी आफताब ने कई ऐसे स्पॉट वहां पर बनाए हुए हैं उस नक्शे में, जिससे वो ये पता लगा सके कि उसने जो श्रद्धा है उसके पीसेस जो बॉडी पार्ट्स थे उनको कहाँ कहाँ फेंका था। उसके बाद 4 दिन की उसे कस्टडी में फिर भेजा गया है। पुलिस ने कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, नार्को टेस्ट होगा, तो इसको लेकर दिल्ली पुलिस कोशिश ये करेगी कि आज रात तक ही पॉलीग्राफ टेस्ट हो जाए, ताकि जो एविडेंस हैं उनको कलेक्ट करने के लिए उनको जो 4 दिन का समय दिया गया है, जो पूछताछ का समय दिया गया है, वो तकरीबन कम से कम पूरी हो सके। वहीं दूसरी तरफ जो एक दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि इस पूरे मामले पर जो जाँच है वो CBI को दी जाए, लेकिन दिल्ली न्याय कोर्ट ने जो इस पूरे मामले में अपनी दलील दी है, कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले में जो याचिका लगाई है, याचिकाकर्ता का इस केस से कोई संबंध नहीं है। साथ ही ये महज एक पब्लिसिटी स्टंट है। इसको लेकर इस याचिका को खारिज किया जाता है। तो ये याचिका खारिज हो गई, यानी जो दिल्ली पुलिस ने अपनी दलील देखी, 80% जांच उनकी टीमें कर चुकी है। 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस पूरे केस में लगे हुए हैं और कोशिश पुलिस की यही है कि इस केस को वो पूरी तरह से खोले। और इसको लेकर कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि इस केस को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी उसे खारिज किया जाता है। इस पूरे मामले में आज ये कहा जा रहा है कि इसके जो अहम जो किरदार है आफताब, उसकी निशानदेही में कई ऐसी चीज़ें अभी जो बरामदगी कर रही है, उसको लेकर 4 दिन की कस्टडी है। साथ ही पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, जिसमें कई सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, और उसके बाद नार्को टेस्ट होगा। तो कुल मिला के जो आज की जो पूरी अपडेट कही जा सकती है, तो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस की टीमें अभी भी महरौली के कई जंगलों में जो वहाँ पर खाक छान रही है, कोशिश कर रही है कि उसके द्वारा जो फेंका गया एविडेंस है, जो सबूत हैं, वो हासिल कर सके। तो पुलिस यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शुक्रिया। तो ये था श्रद्धा मर्डर केस पर अपडेट। आफताब को आज कोर्ट की सामने पेश किया गया और वहां पर जो ये बातें निकल कर आई है, और इसके साथ ही 4 दिन के रिमांड को और बढ़ा दिया गया है। नार्को टेस्ट भी आज ही हो सकता है और डिटेल्स आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन अब बात करेंगे चुनावी दंगल की।
गुजरात विधानसभा चुनाव में हर बीतते दिन के साथ प्रचार गरमा रहा है। आज बीजेपी ने दूसरे चरण की सभी 93 सीटों पर अपने बड़े नेताओं की जनसभा का आयोजन किया। इसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस, मनोज तिवारी, रवि किशन जैसे स्टार प्रचारक शामिल रहे। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रचार के मैदान में होंगे और कांग्रेस की तरफ से आज पवन खेड़ा और कन्हैया कुमार जैसे नेता मैदान में प्रचार के लिए उतरे हुए हैं और रैलियां करेंगे। पंचमहाल में रैली करने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज कहा कि ओबीसी कमीशन को बीजेपी ने संवैधानिक दर्जा दिया है, जबकि आज से पहले ओबीसी पर सिर्फ राजनीति हो रही थी। कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी भाइयों के साथ हमेशा राजनीति की, कमीशन पे कमीशन बैठाए, लेकिन नतीजा कहीं नहीं पहुंचा। लेकिन हमको ये जानकर खुशी होगी कि अगर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसी ने दिया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने संवैधानिक दर्जा दिया। खमालिया की सभा में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी लोगों को मुफ्त बिजली देने का विरोध करती है, लेकिन अपने मंत्रियों को 4000 यूनिट बिजली फ्री देती है। मैं जब भी कहता हूं 0 बिजली का बिल आएगा, ये बीजेपी वाले मेरा खूब विरोध करते हैं। कहते हैं बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए, बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बीजेपी के नेताओं को 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। जनता को फ्री बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नेताओं को फ्री बिजली मिलती है तब कुछ नहीं, जनता को फ्री बिजली मिलती है तो इनको तकलीफ होती है। इधर तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल सूत्रों के मुताबिक सत्येंद्र जैन को जेल में मसाज देने वाला व्यक्ति कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। वो व्यक्ति रेप केस में आरोपी है और पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद है। उसे 1 साल पहले गिरफ्तार किया गया था। जेल में मसाज का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने आप और अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए थे। केजरीवाल ने कहा था कि जैन की तबीयत खराब है और उन्हें फिजियोथेरेपी दी जा रही है, लेकिन अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर फिर से बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने आपको अराजक अपराध पार्टी बताया है और पूरे मामले में केजरीवाल से माफी की मांग की है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत बिना विलंब किए 2 कार्य करने चाहिए। पहला, पूरे देश से माफी मांगे। ये जो मंत्री है सत्येंद्र जैन, इस मंत्री को 1 सेकंड भी मंत्री पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। इधर बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने जवाब दे दिया है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि 4 दिसंबर को दिल्ली की जनता बीजेपी का ट्रीटमेंट कर देगी। चाहे सत्येंद्र जैन का मामला हो, चाहे मनीष सिसोदिया के ऊपर हो, चाहे इस डिपार्टमेंट का हो, चाहे उस डिपार्टमेंट का हो, चाहे जसमिन शाह का हो, चाहे ये स्टिंग ऑपरेशन हो, चाहे वो स्टिंग ऑपरेशन हो, भाजपा क्या कह रही है? भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। कह रही है हम अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा गालियां दे सकते हैं, बदनाम कर सकते हैं, इसलिए हमें वोट दो। मसला ये नहीं है कि ट्रीटमेंट सत्येंद्र जैन को मिल रहा है, मसला ये है कि 4 तारीख को भाजपा का दिल्ली में ट्रीटमेंट करने जा रही है दिल्ली की जनता। तो चुनाव के मौसम में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक सामने आ रहे मामले आपके खिलाफ जाते दिख रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी अपनी वजह से ही मुश्किल में फंस रही है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा। आपको क्या हो गया? बजट में क्या होना चाहिए, इसे लेकर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैपिटल मार्केट्स और फाइनेंशियल मार्केट के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। इसमें क्या कुछ हुआ, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, ये सिलसिला शुरू हो चुका है बजट पूर्व बैठकों का। कल भी वित्त मंत्री ने मुलाकात की थी इंडस्ट्री से, आज कैपिटल मार्केट से लोगों से मिली है। क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या जानकारी आपके पास है?
देखिए, मुझे लगता है कि बजट जब पेश होता है तो जिन बातों पर निगाहें टिकी रहती हैं, उस लिहाज से आज की जो बैठक थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। एक एग्रीकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर के जो प्रोसेस इंडस्ट्री हैं उसके जुड़े हुए लोगों के साथ बैठक हुई, क्योंकि माना जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार क्या ऐलान करेगी, कुछ लोक लुभावन ऐलान कर दे, तो उस लिहाज से वो बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उस बैठक में मोटे तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश कैसे बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर चर्चा हुई। लेकिन जो दूसरी पाली की बैठक हुई, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर से फाइनेंशियल मार्केट के प्रतिनिधि हों या फिर कैपिटल मार्केट के प्रतिनिधि हो, वो यहाँ पे बैठक में शामिल हुए, जिसमें बैंकर थे, एनबीएफसी के प्रतिनिधि थे, म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए लोग थे। और इस बैठक में 2-3 बातें निकल कर सामने आई। पहली बात तो ये कि सरकार जो है बैंक डिपॉजिट बढ़ाने के लिए कदम उठाए। दूसरा ये कि जो इंश्योरेंस के लिए लाइसेंस होता है वो कंपोजिट लाइसेंस हो, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के अलग अलग लाइसेंस की व्यवस्था ना हो। इसी तरीके से बैंक का पेनिट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए और ख़ास तौर से इस पूरे फाइनेंशियल मार्केट के ग्रोथ के अलग अलग सुझाव अलग अलग प्रतिनिधियों ने दिए। कैपिटल गेन में किस तरह से बदलाव किया जाए, इस तरह की भी सिफारिश निकल कर सामने आई। तो मुझे लगता है कि आज की जो दोनों दौर की बैठक हुई, एग्रीकल्चर सेक्टर, फाइनेंशियल मार्केट और कैपिटल मार्केट सेक्टर, इनकी किन किन सिफारिशों को वित्त मंत्री बजट में स्थान देती है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इन दोनों सेक्टर को लेकर के बजट की दिशा एक तरीके से तय होती है। जी चलिए, लक्ष्मण जी हमारे साथ एफआईडीसी के डायरेक्टर रमन अग्रवाल साहब भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं जो आज की इस बैठक में शामिल थे। अग्रवाल साहब, आप लोगों की बैठक अच्छी रही होगी और जैसा लक्ष्मण जी बता रहे थे काफी मुद्दों पे चर्चा हुई, लेकिन आप लोगों का फोकस या मेन डिमांड, मुख्य मुद्दा क्या था जो आपने वित्त मंत्री के सामने रखा है? नमस्कार जी। देखिए, जो एफआईडीसी एनबीएफसी की बॉडी है, तो हमने ये कहा है कि एनबीएफसी जो है वो छोटे बोरोर को ऋण देती है, जो एमएसएमई सेगमेंट जिसको हम कहते हैं, जो छोटा कारोबारी है उसको लोन देती है। तो ये जो लोन होते हैं, क्योंकि ये बोरोर बेचारे छोटे हैं, इन पर कोई आपदा आती है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा है या जैसे कोविड जैसी बीमारी, महामारी का ही, या कोई भी वजह से इन लोगों के कैश फ्लोज बड़ी जल्दी से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये लोग जो है, इनके लिए जो एनपीए नॉर्म्स हैं, उनको क्या 1,000 करोड़ 10,000 करोड़ के कॉर्पोरेट लोन के बराबर रखना, ये कहाँ तक सही है? तो इसलिए हमने मांग की कि ये जो छोटे लोन है, छोटे कारोबारियों के लोन है, इनके लिए एनपीए नॉर्म्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करने की जरूरत है, जो इनकी कैश फ्लोज के हिसाब से किया जाए। अदरवाइज क्या होगा, एनपीए बढ़ेंगे और इन लोगों को मार्केट से ऋण नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर एनपीए टैग लग गया तो इनको कोई लोन नहीं देगा। इसी तरह हमने ये कहा है कि अभी रिजर्व बैंक ने एक मुद्दा उठाया कि वो हमारी एनबीएफसी की जो रेगुलेशन है वो बैंक रेगुलेशन के साथ हार्मोनाइज कर रहा है। तो अगर ये रेगुलेशन हार्मोनाइज हो रहा है तो हमें रिकवरी टूल जैसे सरफाइसी एक्ट है, आज सरफाइसी में हमें अगर कोई रिकवरी करनी है तो कंडीशन है कि कम से कम लोन का साइज 20 लाख होना चाहिए, जबकि एनबीएफसी छोटे छोटे लोन देती है। बैंकों के लिए लिमिट 1 लाख है, तो हमने कहा हमारे भी वो लिमिट जो है घटाकर 1 लाख करिए। इसी तरह एक टैक्स रिलेटेड टीडीएस का मुद्दा है कि बैंक्स को एग्जेम्पशन है, हमें नहीं है। तो मोटे तौर पर ये कहा कि अगर आरबीआई रेगुलेशन एनबीएफसी के बैंक्स के साथ हार्मोनाइज कर रहा है तो ये जरूरी बनता है कि हमारे रिकवरी टूल्स और हमारे टैक्स के भी प्रावधान बैंकों के साथ हार्मोनाइज किए जाए। जी, बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब ये जानकारी हमें देने के लिए। तो एनबीएफसीज के जो मुद्दे हैं, जो उनके साथ दिक्कतें हैं, उनकी परेशानियां, वो आपने वित्त मंत्री के सामने रखी और हम उम्मीद करते हैं कि बजट में इसका कोई रिफ्लेक्शन देखने को हमें मिलेगा। आपकी मांगों पर क्या वित्त मंत्री डिसाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया रमन साहब हमसे बातचीत करने के लिए। लक्ष्मण, आपका भी। चलिए हम अब मार्केट की तरफ जरा रुक कर लेते हैं। 3 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में निचले स्तर से आज रिकवरी दिखाई दी। आज सेंसेक्स 274 पॉइंट चढ़कर 61,419 पर पहुंचा, तो निफ्टी भी 84 पॉइंट बढ़कर 18,244 पर बंद हुआ। मिड कैप शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली। सुमित हमारे साथ हैं, उनसे थोड़ा और डिटेल लेते हैं, मार्केट को समझते हैं। सुमित, आज क्या हाईलाइट्स रहे बाजार के? देखिए, आज जो लगातार प्रेशर मार्केट्स फील कर रहा था वो कुछ हद तक ईज आउट होता हुआ दिखाई पड़ा और मार्केट में खरीदारी रही। आज लगातार 3 दिनों की जो गिरावट थी उसके बाद कुछ मूव इंडेक्स के अंदर जरूर बना। मिड कैप में बाइंग थी, स्मॉल कैप आज थोड़ा बैकफुट पे आया, लेकिन बैंक्स आज लोअर लेवल से अच्छा मूव दिखा रहे थे। इंश्योरेंस कंपनीज में लोअर लेवल से कुछ मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। सिलेक्टिव पीएसयू बैंक्स, इनफैक्ट पीएसयू बैंक तो 1.5% के आसपास की तेजी दिखा रहा था। मेटल, आईटी
के सिलेक्टिव स्टॉक्स जहां पर खरीदारी थी, लेकिन आज एफएमसीजी और बाकी ऑटो स्पेस जो है वो हल्के फुल्के मूव्स वहां पर आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ओवरऑल आज प्रेशर था रियल एस्टेट स्पेस के अंदर, नए आईपीओस के अंदर, एनर्जी स्पेस के अंदर, जहां पर कुछ हद तक दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। राइट, तो सुमित आज कहां हलचल सबसे ज्यादा देखने को मिली, कहां पर सबसे ज्यादा कह लें कि खरीदारी और बिकवाली दोनों ही? देखिए स्टॉक स्पेसिफिक आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में रहा इंडसइंड बैंक का नाम, जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी बैंक्स में से। इसके अलावा एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी लाइफ कुछ ऐसे नाम जहां पर 1.5 से लेकर 2.5% तक का मूव आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में बीपीसीएल करीब 1.25% नीचे, नेस्ले 1%, भारतीय एयरटेल 0.5%, पावर ग्रिड करीब 0.5% के आसपास का मूव यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर्स में आज लीड कर रहा था वरुण बेवरेजेस, बैंक ऑफ इंडिया 4.5% ऊपर, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और बीएचईएल जहां पर एक अच्छा मूव लो लेवल से बनता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में नए आईपीओस, खासतौर से पीबी फिनटेक 2.5% नीचे, डिलीवरी 3% नीचे, आईएक्स 2.5% नीचे और साथ साथ जेएसडब्ल्यू एनर्जी रफली 2% के आसपास का फॉल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ गेनर्स में श्रीराम ट्रांसपोर्ट 3.5% ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा 3% ऊपर, बीएचईएल और इंडसइंड बैंक 2.5 से लेकर 3% तक का गेन यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। प्रॉफिट टेकिंग थी आज महानगर गैस में, आईएक्स में, इंटेलेक्ट डिजाइन में और मैक्स फाइनेंशियल में ब्लॉक डील का एक इंपैक्ट 1.5% के आसपास से फॉल, ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज बैंकिंग लीड कर रहा था, तो उसमें पीएसयू बैंक में यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक करीब 2.5 से लेके 13% तक का एक बड़ा मूव यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। और मेटल में से रत्नमणि, एपीएल अपोलो, हिंदुस्तान कॉपर, वेल्सपन कॉप, ये कुछ ऐसे नाम जो कि 2.5 से लेकर 3% की तेजी के साथ आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो ओवरऑल आज बैंकिंग का बोलबाला रहा, लेकिन जो मोमेंटम लास्ट आवर में गैदर किया, देखते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होता है कि नहीं। जी हाँ, देखने वाली बात होगी कि मोमेंटम कल कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई देता है या नहीं, कल भी बाजार इस तरह का एक्शन दिखाता है कि नहीं। बहुत शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट के लिए। अब कुछ और खबरों का रुख करेंगे। टेलीकॉम कंपनियों ने ओटीटी, व्हाट्सएप, टेलीग्राम को रेगुलेशन के दायरे में लाने की मांग की है। दूरसंचार विभाग के ड्राफ्ट कंसल्टेशन पेपर में कंपनियों ने सरकार से ओटीटी की परिभाषा बनाने की मांग रख दी है। इस पर सीओएआई के डीजी एसपी कोशर से बातचीत की है। विस्तार के साथ हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। ओटीटी के संदर्भ में टेलीकॉम बिल में ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज का मेंशन हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि उसको एम्बिगुअस मत छोड़िए, उसको बहुत क्लियरली डिफाइन करिए जिससे कि इंटरप्रिटेशनल प्रॉब्लम ना हो। और बाकी जो टेलीकॉम बिल में दिया है ओटीटी के बारे में, उससे सहमत है। तो क्या सर आप ये चाहते हैं कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म, जो ओटीटी कंपनियां हैं, वो आपको पे करें उसके लिए? वो भी हमने उसमें बोला है कि अगर हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, हमारे नेटवर्क्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए वो कंट्रीब्यूट करें, उसको अपकीप के लिए, उसको सेटअप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रिफ़्रेश करने के लिए, क्योंकि उसके बगैर वो चल नहीं सकते और इनके बगैर हमारी आमदनी में कमी आएगी। इसलिए कंट्रीब्यूशन दोनों तरफ से होना चाहिए। हम तो कर ही रहे हैं, तो जो भी कोई नेटवर्क यूज़ करता है, सिर्फ ओटीटी क्यों कह रहे हैं, कोई भी हमारा नेटवर्क यूज़ करेगा उसको उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो सिर्फ ओटीटी कम्युनिकेशन या कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म जो आपका सिर्फ नेटवर्क यूज़ कर रहा है उसको देना चाहिए? हमारा जो लिमिटेशन है वो कम्युनिकेशन सर्विसेज पर है और जो हमने सबमिशन किया है वो भी कम्युनिकेशन सर्विसेज पर लिमिटेड है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि उपभोक्ता जो पे कर रहा है ऑलरेडी, आपको पे कर रहा है डाटा के लिए, तो क्या ओटीटी अगर आप उससे चार्ज करेंगे तो क्या उपभोक्ता के लिए आने वाले टाइम में सस्ता होगा डाटा के लिए यूज़ करना? वो तो बिजनेस प्लान्स पर डिपेंड करता है उसमें। A very warm good evening. We are privileged to have N. Chandrasekhar, the chairperson of the Tata Group, as the chief guest for today's event. He is a true inspiration to the business community and the youth of India. Through his vision, conviction and rich hands-on experience, he has scripted Tata Group's spectacular growth in recent years. He has also led its forays into the businesses of the future. I'm particularly inspired by the gigantic steps the group has taken in the field of renewable energy under his leadership. The steps reflect his faith in the ability of new energy technologies to lead us to a better and brighter future. If India has to become a renewable energy powerhouse, it is possible through the combined will and initiatives of many leading business groups working with the ethos of a national coalition. Dear Chandrasekharji, we are truly honored that you took the time out of your very busy schedule to encourage and inspire the graduating students of this pioneering university. Dear friends, PDEU is also extremely privileged to receive the leadership and guidance of Dr. Hasmukh Adiaji. He is not only a gifted administrator, but also one of the finest financial minds India has produced.
The banking and fiscal reforms he formulated as finance secretary have changed the face of our financial system. I particularly cherish my interactions with him and have benefited from his vast knowledge. Under his chairmanship, PDEU has become the first private university in Gujarat to be awarded the A++ grade by NAAC. The credit for this achievement also goes to the excellent faculty and staff of PDEU. Let us give them a big round of applause. Dear students, today is your day. The arc lights are on you, but standing in the wings are your parents and elders. It's a very special day for them too. They have waited eagerly to see you walk up to the stage and receive your graduation certificate. It has been their lifelong dream. Don't ever forget the struggles they underwent and the sacrifices they made to bring you here. Their contribution to your success is immeasurable. Let me tell you something in your own lingo, the language of the youth. Nowadays, every youngster is excited about 4G and now 5G. But there is no G in this world that is greater than Mataji and Pitaji. They were and are and will always remain your most dependable pillars of strength and support. Friends, I am extremely excited about this convocation ceremony. This batch of PDEU is graduating during a year that marks the beginning of India's Amrit Kal. In our tradition, Amrit Kal is regarded as the most auspicious time to start anything new. And each of you are starting your professional journey in this period. As the Amrit Kal unfolds, India will witness an unprecedented explosion in economic growth and opportunities. From a $3 trillion economy, India will grow to become a $40 trillion economy by 2047, ranking among the top 3 economies of the world in your working life. In other words, a bright future beckons you. Be ready to step out confidently when opportunity knocks on your door. This university has made you future ready because it researches and teaches energy with a very comprehensive perspective. 3 game-changing revolutions will govern India's growth in the decades ahead. The clean energy revolution, the bioenergy revolution, and the digital revolution. Together, they will transform lives in ways unimagined. While the clean energy revolution and the bioenergy revolution will produce energy sustainability, the digital revolution will enable us to consume energy efficiently. All 3 revolutions will together help India and the world save our beautiful planet from the climate crisis. I am confident that you, the students of PDEU, along with lakhs of other bright young minds from across the nation, will leverage these revolutions to enable India meet its energy goals. Because each one of you is bubbling with energy and enthusiasm. Each one of you is brimming with creativity and ideas. Each one of you is bristling with entrepreneurial spirit. And each one of you is equipped with the knowledge and the skill set needed to design breakthrough energy solutions for 1.4 billion Indians. You have all the necessary ingredients to be the leaders India needs. And as leaders of India's future, you should ensure our nation leads the global clean and green energy revolution. It is a goal each one of you should pursue in mission mode. Let me share with you 3 mantras that will help you achieve success in this mission. 1, think big. Be an audacious dreamer. Every great thing ever built in this world was once a dream thought to be impossible. You have to own your dream with courage, nurture it with conviction, and realize it with bold and disciplined action. It is the only way you can make the impossible possible. 2, think green. The clean energy movement is about adopting a green mindset. It is about being sensitive to Mother Nature. It is about inventing means to harvest its energy without harming it. It is about ensuring that we leave behind a better and a healthier planet for future generations.
And 3, think digital. In your mission of making India a clean energy leader, digitization will play the role of a force multiplier. Technologies such as AI, robotics, and IoT are powerful enablers of change. Use them to your advantage. These 3 mantras will be your astras in your mission of making India a global clean energy leader. I am supremely confident that you will succeed in this mission. Dear young leaders, the COVID-19 period was a trial by fire for each of you, indeed for all of humanity. But remember, the finest sword is forged in raging fire. The experiences you encountered in the past couple of years are invaluable lessons no institution could have taught you. They have shaped you into better professionals. They have made you tougher from within. They have filled you with the spirit of care and empathy, and they have taught you the importance of service to humanity with honesty and integrity. With these learnings in your kitty, no mountain will be too high to climb. No river will be too wide to cross. So roll up your sleeves and move ahead. Glory awaits you. My hearty congratulations to each and every one of you. Once again to the class of 2022. Good luck and God bless.